force of impact. इसको हम दो पार्ट में कर लेते हैं। On the basis of force of impact, ये दो टाइप के होते हैं। एक को कहते हैं हेड ऑन कोलिजन और दूसरे को कहते हैं ऑब्लिक कोलिजन। दोनों में बेसिक फर्क ये होता है कि हेड ऑन कोलिजन में इन दिस द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट मतलब जब टकराने के दौरान जो फोर्स आपस में एक दूसरे पे लगते हैं, फोर्स ऑफ इम्पैक्ट एक्ट्स along the initial direction of motion of bodies. जैसे मान लीजिए ये एक बॉडी है, ये एक दूसरा बॉडी है, दोनों सेम डायरेक्शन में मान लो मूव कर रहे हैं। ये u1 स्पीड से, ये u2 स्पीड से। सर्टेनली u1 की स्पीड ज्यादा होगी, तभी टकराएगा। और ये पीछे वाला जाकर आगे वाले को हिट कर दिया। तो जब ये टकराएगा तो पीछे वाला आगे वाले पे एक फोर्स लगाएगा। इस प्रकार का ये कांटेक्ट फोर्स है और ये सिर्फ तब तक लगता है जब तक ये दोनों के आपस में इंटरेक्शन रहे। तो ये जो पीछे वाला है वो आगे वाले पे फोर्स लगाए और आगे वाला पीछे वाले पे फोर्स लगाए। इसके कारण क्या होगा कि इसकी स्पीड जो अगर नाम दे दें ए, ये बी, ए और बी, तो देखो तो वेदांत बी की स्पीड टकराने से पहले क्या थी? कम थी। बी की स्पीड टकराने से पहले कम थी ना? यस सर। और फोर्स लगा मोशन के अलोंग में बी पर। अगर हम सिर्फ बी की बात पूछ रहे हैं तो बी पे जो फोर्स लगा वो मोशन के अलोंग लगा। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से इसकी स्पीड बढ़ जाए। ए का जो मोशन टकराने से पहले क्या था? ज्यादा था। u1 की स्पीड u2 से ज्यादा था और इस पर जो फोर्स लगा वो मोशन के अपोजिट लगा। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस से इसकी स्पीड टकराने के दौरान घट जाए और उसके बाद ये जब अलग होगा इसकी स्पीड ज्यादा हो जाएंगी और इसकी स्पीड कम, और मोशन इसका सेम डायरेक्शन में रहेगा ना, क्योंकि जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट है वो मोशन के अलोंग में ही लग रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, है ना, या लाई ऑन द लाइन ऑफ मोशन और लाई ऑन द लाइन ऑफ मोशन। मोशन के लाइन में ही वो फोर्स ऑफ इंपैक्ट रहता है।
और यहाँ पे v2 की स्पीड v1 से ज्यादा होगी। ये है आफ्टर द कोलिजन और ये है बिफोर द कोलिजन, ये है ड्यूरिंग कोलिजन। तो घटना क्या घट रही है इस केस में? जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट लग रहा है वो फोर्स ऑफ इंपैक्ट इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के ही डायरेक्शन में लग रहा है। इसीलिए आफ्टर कोलिजन bodies move on the same initial line of motion. टकराने के बाद बॉडी उसी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन में चल रहे थे, यही इनिशियल लाइन ऑफ मोशन था। इसी लाइन पर पहले वो दोनों चल रहे थे टकराने से पहले। टकराने के दौरान जो फोर्स लगे, फोर्स ऑफ इंपैक्ट, वो उसी के लाइन पे लगे और टकराने के बाद जब अलग हुए तो भी उसकी मोशन उसी लाइन पर रही। इस तरह के जब मोशन मिलेंगे तो हम इसको हेड ऑन कोलिजन कहते हैं। ऑब्लिक कोलिजन में सिचुएशन थोड़े अलग होते हैं। ये मान लो एक बॉडी है, ये मान लो एक दूसरा बॉडी है, ए है ये, बी है ये इस तरह से चल के आ रहा, ये इस तरह से चल के आ रहा और यहां पर कहीं आपस में ये दोनों कोलाइड कर गया। इसकी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ये थी, इसकी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन ये थी, यहाँ पे दोनों को टकरा गया। टकराने के दौरान जो ए पर बी के द्वारा जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन, जहां कांटेक्ट होगा उसी के परपेंडिकुलर में फोर्स लगेगा। इस प्रकार का ये नॉर्मल फोर्स है। ए के द्वारा भी बी पर एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में और फिर टकराने के बाद ये फोर्स के कारण इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, क्योंकि ये जो फोर्स है वो फोर्स इसके इनिशियल लाइन ऑफ मोशन में न लग करके कोई दूसरे तीसरे डायरेक्शन में लग, ये फोर्स इसकी मैग्नीट्यूड को भी चेंज करेगा, इसके डायरेक्शन को भी चेंज करेगा और इस कारण इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में हो जाएगी v1। अगर इसकी u1 स्पीड थी टकराने के बाद और ये टकराने के बाद इधर भाग जाएगा, इसकी स्पीड हो जाएगी u2, सॉरी v2। टकराने से पहले u2 था, टकराने के बाद। और भी दूसरा स्थिति हो सकता है कि जैसे मान लो ये बॉडी यहाँ है, ये बॉडी यहाँ है, ये ऐसे जा रहा है, ये इसी डायरेक्शन में जा रहा है, इसकी स्पीड है u1, इसकी स्पीड है u2। u1 की स्पीड ज्यादा है u2 से और जब ये नजदीक आया दोनों, यहाँ पर ऑब्लिकली ये टकरा, इसकी स्पीड ये थी, इसकी स्पीड ये थी और ये जो टक्कर हुई यहाँ पे, ये दोनों का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यहाँ सटा। ये अगर B है, ये अगर A है, तो A के द्वारा B पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, B के द्वारा फोर्स एक इस डायरेक्शन में लग गया। जो फोर्स लगे वो इसके इनिशियल लाइन ऑफ मोशन में नहीं थे, वो लाइन ऑफ मोशन से डिफरेंट डायरेक्शन में ये फोर्स लगा। इस फोर्स के लगने के कारण ये इधर भाग जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ना इनिशियल लाइन ऑफ मोशन के लॉन्ग है ना अपोजिट है, ये कोई दूसरे डायरेक्शन में है। तो ऐसा फोर्स इसके मैग्नीट्यूड को भी चेंज करता है, इसके डायरेक्शन को भी चेंज। तो टकराने के बाद ये बॉल इधर भाग जाएगा और टकराने के बाद ये बॉल कुछ इधर भाग, v2 स्पीड से ये कहीं इधर भाग। तो इसकी कई और भी सिचुएशन हो सकते हैं। तो इसका जो मेन फंक्शन ये है कि इस केस में जो लाइन ऑफ जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट होता है, फोर्स ऑफ इंपैक्ट डू नॉट लाई ऑन इनिशियल लाइन ऑफ मोशन। इनिशियल लाइन ऑफ मोशन पर फोर्स ऑफ इंपैक्ट नहीं लगता और इस कारण से आफ्टर कोलिजन
bodies move, है ना, bodies do not move in initial line of motion. बॉडी इनिशियल लाइन ऑफ मोशन में नहीं चल के कोई दूसरे डायरेक्शन में चलते हैं, मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन। ये दो टाइप के कोलिजन है। टकराने के दौरान जो फोर्स ऑफ इंपैक्ट लगते हैं उसके आधार पे कोलिजन को दो पार्ट में हमने बांटा। एक को कहा हेड ऑन कोलिजन, दूसरे को कहा ऑब्लिक कोलिजन। दूसरा जो टाइप का कोलिजन है, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडी, ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल ऑफ द बॉडीज। जो बॉडी टकराने वाले हैं उनके मटेरियल के अनुसार कोलिजन को हम लोग तीन पार्ट में बांटते हैं। There are three types of collision on the basis of material of the body. एक को कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, जो बॉडी टकराने वाले हैं वो परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा को कहते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन, जो बॉडी टकराने वाले हैं वो परफेक्टली इन इलास्टिक। और तीसरा को कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन, जो ना ही परफेक्टली इलास्टिक है और ना ही परफेक्टली इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक कोलिजन सिंपली इसको कहते हैं। इस केस में क्या होता है, इस केस में परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडीज regain its original shape after the collision from the deformed state occur during the collision. कोलिजन के दौरान जो बॉडी में डिफॉर्मेशन हुआ है उस डिफॉर्मेशन को, है ना, कोलिजन के बाद बॉडी पूरी तरह से अपने शेप को रिगेन कर लेता है। Bodies regain its original shape after the collision from the deformed state which occur during the collision. जो कोलिजन के दौरान डिफॉर्मेशन हुआ है ना, अभी हम इसका पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट को सिखाएंगे। अभी बस आप इसके जो नोट है वो समझ लीजिए कि टकराने के दौरान जो बॉडी टकराते हैं उसके थोड़े से शेप डिफॉर्म्ड हो जाते हैं, और डिफॉर्म्ड हो जाने के बाद जब बॉडी फर्क होते हैं, अलग होते हैं, तो पूरी की पूरी बॉडी अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। इस केस में क्या होता है, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में bodies do not regain its original shape at all. बॉडी जो डिफॉर्म्ड हुआ and remain deformed state which occur
ड्यूरिंग द कोलिजन। जो कोलिजन के दौरान डिफॉर्मेशन हुआ है वो बॉडी डिफॉर्म का डिफॉर्म ही रह जाता है, बॉडी जरा भी अपने शेप साइज को रिगेन नहीं करता। ये होता है परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, बॉडी इज पार्शियली regain its original shape, regain its original shape। after the collision बॉडी जो है पार्शियली मतलब पूरी तरह से अपने शेप साइज को गेन नहीं करता, पार्शियली गेन करता, थोड़ा सा गेन किया, थोड़ा सा डिफॉर्म ही रह गया। आफ्टर द कोलिजन फ्रॉम द deformed state which occur during the collision। कोलिजन के दौरान जो उसमें डिफॉर्मेशन हुआ है उस डिफॉर्मेशन को बॉडी 100% रिगेन नहीं करता, बॉडी में थोड़ी ना थोड़ी डिफॉर्मेशन रह जाती। ये होता है इस कोलिजन में इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में बॉडी पूरा का पूरा डिफॉर्म्ड ही रह जाता है, और परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी 100% अपने ओरिजिनल शेप को गेन कर लेता है। इस केस में कुछ बातें और हम यहां नोट कर देते हैं। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर सेम रहते हैं, लेकिन याद रहे आफ्टर सेम रहते हैं, लेकिन याद रहे ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं रहते। टकराने के दौरान काइनेटिक एनर्जी जो रहता है वो टकराने से पहले और टकराने के बाद डिफरेंट होता है। अभी हम इस सब का एक डिमॉन्स्ट्रेशन देखेंगे तो ये आपको और ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। जो रिजल्ट है वो मैं अभी यहां पर नोट कर रहा हूं। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर ज्यादा होता है, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर से, मतलब आफ्टर मतलब आफ्टर द कोलिजन, बिफोर मतलब बिफोर द कोलिजन। और इस केस में टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर, इसमें भी ज्यादा होता है आफ्टर से, टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। ठीक है, तो वेदांग आप बताओ इस तीनों केस में किस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड रहेगा? पहले केस में परफेक्टली इलास्टिक। Sasa, can you tell me in which case the kinetic energy will remain conserved? Sir, the second case. कंजर्व्ड का मतलब होता है उसका मान संरक्षित रहना, उसका मान चेंज नहीं होना। ध्यान से सुन लीजिए, कंजर्व्ड का मतलब संरक्षित, उसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं करेगा, चाहे दुनिया उलट से पुलट हो जाए लेकिन वो वही का वही रहेगा। कोलिजन के दौरान कोलिजन की बात करें तो कंजर्व का मतलब हुआ कि टकराने से पहले की काइनेटिक एनर्जी, टकराने के दौरान की काइनेटिक एनर्जी, टकराने के बाद की काइनेटिक एनर्जी, थ्रू आउट काइनेटिक एनर्जी अगर सेम है तो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हुआ।
और अगर रास्ते में कहीं भी काइनेटिक एनर्जी में डेविएशन हो गया तो बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं है। Ines, now you tell me, in which case the kinetic energy will be conserved? सर कोई केस में कंजर्व नहीं होगा। कोई भी केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो। पहले वाले केस में काइनेटिक एनर्जी बिफोर एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर बराबर है, लेकिन ड्यूरिंग काइनेटिक एनर्जी बराबर नहीं है। ठीक है। और अगर हम ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन को नेग्लेक्ट कर दे, ड्यूरेशन ऑफ टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन को अगर नेग्लेक्ट कर देंगे, ड्यूरिंग की बात हटा देंगे, तब आप काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कह सकते हैं इन केस ऑफ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। लेकिन अगर हम ड्यूरिंग को भी कंसिडर करने लग जाएं, उस जो छोटे स्पैन ऑफ टाइम है जिसके दौरान कोलिजन होता है, अगर हम उसको भी कंसिडर करेंगे तो कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी किसी भी केस में कंजर्व नहीं हो। दूसरा और तीसरा केस में तो कंजर्व्ड की बात ही नहीं है, क्योंकि टोटल और आफ्टर जो है, बिफोर और आफ्टर तो बराबर ही। कंजर्व की बात थोड़ी सी उठती है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में, लेकिन अगर आप माइन्यूटली चेक करो तो यहां पर भी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। अभी हम इस सबका डेमोन्स्ट्रेशन देखेंगे तो आपको पता चलेगा। सो किसी भी केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं। तो यहां हम कहेंगे काइनेटिक एनर्जी is not conserved. इसमें भी काइनेटिक एनर्जी is not conserved. इसमें भी काइनेटिक एनर्जी not conserved. हाँ, इस केस में if duration of collision, है ना, time of duration of collision की जो ड्यूरेशन टाइम है वो अगर बहुत बहुत छोटा होता है ना, क्या होता है, टकराया टक से अलग हो गए, तो वो जो टाइम ऑफ ड्यूरेशन होता है कोलिजन का वो बहुत बहुत छोटा होता है। अगर हम उसको नेग्लेक्ट कर दें, एक टाइम ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कोलिजन इज नेग्लेक्टेड, देन वी कैन से the kinetic energy in perfectly elastic collision will be conserved. ठीक है। और इसमें तो है ही नहीं, इसमें भी नहीं है, कंजर्व की बात ही नहीं है इस दोनों में। However, total kinetic energy before collision और total kinetic energy after collision, ये हमेशा सेम रहेगा, ऑलवेज ये सेम रहेगा। टकराने से पहले, टकराने के बाद, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी से। ठीक है, चलिए। और इन तीनों कोलिजन को एक बार हम आगे और भी बात करेंगे डिटेल से। पहले एक छोटा सा डिमोन्स्ट्रेशन देख करके इनके कोलिजन के नेचर को समझ। तो अभी हमने कोलिजन को दो पार्ट में बांटा है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंपैक्ट के डायरेक्शन में और एक ऑन द बेसिस ऑफ मटेरियल। तो कुल मिलाकर टोटल 6 प्रकार के कोलिजन हो जाएंगे। हेड ऑन कोलिजन के 3 पार्ट हो जाएंगे, परफेक्टली इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन और इन इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। ये तीनों टाइप के कोलिजन मटेरियल के बेसिस पर हेड ऑन के साथ, और तीनों टाइप के मटेरियल के कोलिजन ऑब्लिक के साथ। तो टोटल 6 प्रकार के कोलिजन हम लोग मिलेंगे, मतलब इसके न्यूमेरिकल्स के पार्ट में हमें 6 टाइप के कोलिजन।
तो एक सबसे पहले हम एक बहुत ही बेसिक कंसिडरेशन करते हैं हेड ऑन कोलिजन का। बस ये बात को समझने के लिए कि क्या होता है परफेक्टली इलास्टिक में, क्या होता है परफेक्टली इन इलास्टिक में, और परफेक्टली, है ना, और जनरल इन इलास्टिक। व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द कोलिजन। कोलिजन के दौरान क्या होता है, इसको अगर आप समझते हैं, कोलिजन के पहले क्या होता तो मालूम ही, आकर के टकराया है, टकराने के दौरान क्या घटना घटी, बस इसको थोड़ा गहराई से समझ लीजिए और इसी से आपको टकराने के बाद की आकलन हो जाए। तो हम दो बॉडी लेते हैं, सपोज करो एक बॉडी ये लेते हैं, there is a one body, ये हुआ ए, ये हुआ दूसरा बॉडी। ये दोनों को हम टकराने की व्यवस्था की। ये बी बॉडी है, दोनों का मास मान लीजिए 2-2 kg है। चीजों को आसान रखने के लिए और इसको डिमोन्स्ट्रेट करने के लिए हमने दोनों की स्पीड को सेम रखा है। मान लीजिए कि जो बॉडी ए है वो 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये जो बी है वो 4 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। ठीक है, 10 की स्पीड ज्यादा है 4 से, तो ये धीरे धीरे आकर के पहले ये यहां पर सटा। अभी मान लो ये सटा एट t इक्वल टू 0, ये यहां पे अभी इंपैक्ट किया, जस्ट अभी ये सटा है। तो जैसे ही ये सटेगा तो दोनों एक दूसरे को इंटरेक्ट करेगा, दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा। तो जो ए है वो बी पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, बी जो है वो ए पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसकी टकराने के दौरान इसकी स्पीड कितनी थी? जैसे ही वो टकराया, टक्कर के जस्ट पहले इसकी स्पीड कितनी थी? चलो कोई बच्चा हम मेरे साथ और रिस्पॉन्ड करो। आइनस यू टेल मी, ए की स्पीड कितनी थी? 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड, और इसकी थी 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब बताओ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी थी? ए की काइनेटिक एनर्जी 100 हाफ एम वी स्क्वायर। तो मास को मैंने 2 kg लिया है ताकि वो हाफ और एम कट जाए, तो ये हो गया 100 जूल। और इसकी काइनेटिक एनर्जी 16 जूल। टोटल कितने हो गए? 116 जूल। यस सर। दोनों पे फोर्स सेम लगेंगे या डिफरेंट लगेंगे? फोर्स इक्वल एंड फोर्स लगेगा। इक्वल एंड अपोजिट लगेंगे, मतलब फोर्स सेम लगेंगे। ए जितना फोर्स बी को लगाएगा, बी भी एग्जैक्टली उतना ही फोर्स ए पर भी लगाएगा। एक्शन रिएक्शन दोनों फोर्स इक्वल लगेंगे। यस सर। जब दोनों पर फोर्स इक्वल लगेंगे और दोनों का मास सेम है, तो दोनों में एक्सेलरेशन सेम होंगे। हाँ सर। तो इसमें एक्सेलरेशन जितना रेट से होगा वही रिटार्डेशन इसमें होगा। यस सर। मान लिया जाए एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज करो इतना फोर्स लगा कि एक्सेलरेशन यहाँ डेवलप हुआ 1 मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी स्पीड, बी की स्पीड 1 मीटर पर सेकंड के दर से बढ़ेगा
और ए की स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड के दर से घटेगा। हाँ ये सर। मतलब हुआ ना। तो थोड़ा देर बाद है ना, ये यहां पहुंचा, क्योंकि ये चल ही रहा है और इसका स्पीड बढ़ के 5 मीटर पर सेकेंड हुआ और इसका स्पीड घट करके 9 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, जितनी दर से इसमें फोर्स लगा वही फोर्स इसमें भी लगा, दोनों का मास सेम है, तो फोर्स के इन्फ्लुएंस से जो एक्सेलरेशन होंगे वो दोनों में सेम होंगे। एक फोर्स मोशन के लॉन्ग लग रहा है तो इस फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन जो डेवलप होगा वो एक्सेलरेट करेगा, इसकी स्पीड को बढ़ाएगा। क्योंकि ये फोर्स इसके मोशन के अपोजिट लग रहा है, ये फोर्स एक्सेलरेशन इस सेम डायरेक्शन में डेवलप करेगा और ये एक्सेलरेशन इसके मोशन को घटाए। क्योंकि दोनों का मास सेम है और फोर्स भी सेम है तो एक्सेलरेशन भी सेम होगी। तो जितनी दर से इसकी स्पीड बढ़ेगा वही दर से इसकी स्पीड घटेगी। मान लिया जाए हमने एक्सेलरेशन 1 एज्यूम किया है, तो 1 के कारण इसकी स्पीड 4 से बढ़ के 5 एक सेकंड बाद और इसकी स्पीड 10 से घट के 9। अब बताओ तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएंगी? 81 81 25। तो दोनों का सम कितना हुआ? 106 और यहाँ पे दोनों का सम कितना होता? 116। यहाँ दोनों का सम था 116, यहाँ पर दोनों का सम हुआ 106। तो 10 का यस सर। यहाँ पर की टोटल काइनेटिक एनर्जी थी 116 जूल, यहाँ पर की टोटल काइनेटिक एनर्जी हुई 106 जूल। तो डिफरेंस हुआ 10 जूल का ना। हाँ सर। तो ये 10 जूल कहाँ गया? कोलिजन के टाइम जो एनर्जी रिलीज हुआ होगा उसमें कहाँ एनर्जी रिलीज हुआ? एनर्जी कहाँ रिलीज हुआ है? वेदांत, यू टेल मी समथिंग। सर एक्सेलरेशन पीछे की तरफ आया था तो कम होना था सर उससे। नहीं, एक्सेलरेशन से और एनर्जी में क्या मतलब है? एक्सेलरेशन तो फोर्स ने डेवलप। ये जो यहाँ पर फिजिक्स चल रहा है ये समझ में आया? यस सर। एक ने दूसरे पे फोर्स लगाया, दूसरा भी पहले पे फोर्स लगाया, दोनों फोर्स एग्जैक्टली इक्वल होंगे, एक एक्शन तो दूसरा, क्योंकि दोनों में मास सेम है तो दोनों में एक्सेलरेशन भी सेम होंगे। एक मोशन के लॉन्ग लगने से एक्सेलरेट होगा, एक मोशन का अपोजिट लगने से रिटार्ड। और जितनी दर से इसमें स्पीड बढ़ेगा वही दर से स्पीड घटेगा। मान लिया जाए इसका स्पीड बढ़ा के मैंने एक की रेट लिया तो इसकी स्पीड बढ़ के 4 से 5 हो गया और इसका स्पीड 10 से घट के 9, जिसके कारण काइनेटिक एनर्जी घट गया। ये जो 10 जूल की काइनेटिक एनर्जी घटी है, बेसिकली क्या होता है, ये बॉडी डिफॉर्म हो जाता है। ये जो बॉडी है, ये जो फोर्स लगा, ये जो फोर्स F लगा, ये जितना इंपैक्ट फोर्स लगा ये दाब देता है, ये दाब देता है। और ये फोर्स जो लगा है, ए पर जो फोर्स लगा है, ए फोर्स, ये वाला जो फोर्स लगा है, ये फोर्स क्या करता है, इसके साइज को दाब देता है। अच्छा, तो ये सारा स्थिति ऊर्जा बन जाता है। और देखो थोड़ा सा दबा हुआ मैंने एक डायग्राम यहाँ पर बनाया। ठीक है, और ये जो 10 जूल की एनर्जी जो घटी है वो क्या हुआ है,
तो ये फोर्स के द्वारा वर्क डन हुआ है। ये फोर्स लगा, ये वाला फोर्स लगा, देखो ध्यान से, अगर आप इसको गौर से देखो, इसको गौर से देखो, ये फोर्स लगा यहां पर से, यहां पर से, और इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो गया मटेरियल का, दिख रहा है? ये जो शेप था, ये वाला जो सरफेस है, ये सरफेस को ये फोर्स इतना दूर ढकेल दिया, इतना दूर ढकेल दिया, तो क्या ये फोर्स वर्क करेगा ना? अरे बोलो मेरे साथ। यस सर। ये वर्क करेगा, और ये भी फोर्स जो इस पर लगा था, इस सरफेस पे लगा था, जो ये फोर्स इसके मटेरियल को दाब दिया, इधर डिस्प्लेस कर दिया, ये भी फोर्स वर्क करेगा। और यही वर्क जो है इस बॉडी के भीतर एनर्जी के साथ भीतर घुस जाता है, और ये बॉडी डिफॉर्म हो गया। डिफॉर्म होने से क्या होगा, तो इस बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी। इसकी जो इंटरनल एनर्जी, पहले मान लो इस दोनों की इंटरनल एनर्जी यू थी, मान लो दोनों की यू थी, यहां पर इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएंगी। ये जो फोर्स ने जो वर्क किया, वर्क करेगा मतलब क्या करते हैं हम, जब किसी पर काम करते हैं तो क्या करते हैं, हम उसको एनर्जी देते हैं। ये फोर्स ने जो काम किया वो एनर्जी के फॉर्म में इस बॉडी में समा गया। ये जो फोर्स काम किया जिसके कारण इस बॉडी में वर्क के बराबर की एनर्जी समा गया, और दोनों की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाए। अब बात बताओ, जब किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ती है तो उससे क्या होता है? Recording in progress. जब किसी की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, कोई सॉलिड की इंटरनल एनर्जी मान लो बढ़ जाती है, तो उसके कारण क्या क्या घटनाएं घट सकती हैं? इंटरनल ऐसा, कैन यू टेल मी समथिंग? एनर्जी बढ़ता है तो क्या होता है? सर जैसे कोई चीज है, उसकी इंटरनल एनर्जी हम पहले से ज्यादा कर दी, उसके भीतर हम एनर्जी ठूस दिए, है ना, तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई। इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से क्या क्या घटनाएं हो सकती है? चलो कोई भी बच्चा अगर बोलना चाहता है तो बोलो। सर बॉडी का टेम्परेचर चेंज होगा और बॉडी एक्सपैंड करेगा और काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगा। नहीं, काइनेटिक एनर्जी जो है वो मोलिकुल्स का डिफरेंट होता है आइनश, है ना। जैसे ये बॉडी है और ये जो भीतर में जो मोलिकुल्स है वो है, ठीक है। यस सर। तो इंटरनल एनर्जी बढ़ जाने का मतलब ये जो मोलिकुल का रेंडम मोशन है वो बढ़ जाता है, और ये जो ओवरऑल बॉडी है, ये जो ओवरऑल बॉडी है उसकी काइनेटिक एनर्जी तो इसके मोशन से देखते हैं ना, ये बॉडी किस स्पीड से, ये बॉडी का मास है उसकी स्पीड से हम काइनेटिक एनर्जी इस बॉडी का बोलते हैं। और ये जो भीतर में मोलिकुल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी एक डिफरेंट लेवल में बात करें तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी अलग है और बॉडी के भीतर के मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी अलग। बॉडी के मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी जो हुआ ये बढ़ सकता है, लेकिन बॉडी की काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ सकती, है ना। जैसे ये बॉडी है, रखा हुआ है और ये सारे मोलिकुल्स हैं, बॉडी का मास m है और बॉडी रेस्ट में है, और ये सब मोलिकुल की अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पर जो बॉडी है अभी भी बॉडी रेस्ट में ही है, मास वही है और मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, ठीक है। तो मोलिकुल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई तो इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ गई,
लेकिन बॉडी की टोटल काइनेटिक एनर्जी तो अभी भी 0 है, क्योंकि बॉडी Yes. रेस्ट में है। हाँ सर। तो शुरुआत में बॉडी रेस्ट में था, अभी भी रेस्ट में है, तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेम है, लेकिन बॉडी के मोलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। इसका मतलब उसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ ओके सर। इंटरनल एनर्जी से बॉडी की काइनेटिक एनर्जी का कोई मतलब नहीं। ओके सर। तो नाउ मैं जो क्वेश्चन पूछा उसका एक जवाब आपने सही दिया कि अगर किसी बॉडी की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है तो तो उस हीट बॉडी के साथ दो घटनाएं घट सकती हैं। एक तो उसकी टेम्परेचर बढ़ जाएंगी, या नहीं तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा। स्टेट चेंज का मतलब अगर सॉलिड है तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड है तो गैस बन जाएगा। या हो सकता है दोनों हो जाए, टेम्परेचर भी चेंज कर जाए, स्टेट भी चेंज कर। तो इंटरनल एनर्जी के बढ़ने से या तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ेगा, नहीं तो उसका स्टेट चेंज। यहां तो हम स्टेट चेंज की बात तो नहीं कर रहे। अगर ये दो बॉल था तो अभी भी बॉल ही है, तो इसकी टेम्परेचर बढ़ जाएंगे। अगर इसका टेम्परेचर मान लो थीटा था, तो यहां पर इसका जो टेम्परेचर थीटा है वो बढ़ जाए। ठीक है। अच्छा, अब बताओ क्या अभी यहां पर इन दोनों के बीच फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? यहां से ये वाली स्थिति से ये वाली स्थिति आई, अभी फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं, अब तो लगेगा जो ये वाली इंपैक्ट फोर्स लग रहा है अभी भी लगेगा, क्योंकि पीछे वाले की स्पीड ज्यादा है, आगे वाले की स्पीड कम है, तो अभी भी फोर्स लगेगा। तो फोर्स लगा इस पर भी और यहां पर भी। अच्छा, ये जो पहला जो यहां पर जो फोर्स लग रहा था और यहां जो फोर्स लगेगा, क्या दोनों फोर्स एक ही लगेंगे या अलग अलग? अलग अलग लगेगा। कि कौन सा ज्यादा होगा, ये पहला वाला कि बाद वाला? तो पहले वाला ज्यादा होगा। पहले वाला ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर की जो स्पीड का डिफरेंस है वो ज्यादा है। यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस कितना है? 10 - 6 है, और यहाँ पर स्पीड का डिफरेंस सिर्फ 4 है। तो यहाँ पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन पहले से फोर्स इसका कम हो। चलो ठीक है। और दोनों पे फोर्स सेम होगा। अभी भी फोर्स देखो तो वही रूप के लग रहे हैं, तो इसमें भी एक्सेलरेशन होगा, इसमें पहले की तरह रिटार्डेशन। क्योंकि दोनों के मास सेम रखे हैं, तो जितना एक्सेलरेशन इसमें होगा वही रिटार्डेशन का रेट इसमें, जो एक्सेलरेशन इसमें होगा वही रिटार्डेशन इसमें, क्योंकि दोनों पे फोर्स सेम है और मास भी सेम। तो जिस दर से इसकी स्पीड बढ़ेगी उसी दर से इसकी स्पीड घटेगी। और स्पीड मान लो इसका बढ़ गया और इसका स्पीड घट गया और सेम रेट से चेंज हुआ, और इसकी स्पीड बढ़ के हो गया 5 से 6 और इसका स्पीड घट के हो गया 9 से 8। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 64। और इसकी कितनी हुई? 36। टोटल कितने हुए? 100 जूल। 100। घटते चला गया काइनेटिक एनर्जी। हाँ सर। इसकी भी इंटरनल एनर्जी और पहले से बढ़ गई है, इसका टेम्परेचर और पहले से ज्यादा हो गया है। हुआ है ना? यस सर। अब बताओ फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा, क्योंकि पीछे वाले का स्पीड अभी भी ज्यादा है, आगे वाला का स्पीड अभी भी कम है। अभी भी फोर्स लगेगा, अभी भी फोर्स लगेगा। और सेम फोर्स लगेंगे, सेम मास है तो सेम एक्सेलरेशन इसमें, और वही
अमाउंट ऑफ रिटार्डेशन इसमें होंगे, और फिर फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होगा, डिस्प्लेसमेंट से वर्क डन होंगे। अभी ये और डिफॉर्म करेगा, ये और पहले से ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, और इसकी स्पीड 6 से बढ़ के 7 हो गया, इसका स्पीड 8 से घट के 7 हो गया, और इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई? 49, इसकी भी 49 हुई ना? यस सर। टोटल कितने हो गए? 98। 98। यहाँ तक का मामला हर एक कोलिजन में हो, यहाँ तक का मामला हर एक कोलिजन में, यहाँ से यहाँ तक हर एक कोलिजन में। अभी यहाँ तक पहुंचते पहुंचते इसकी अच्छी खासी इंटरनल एनर्जी हो जाएंगी, इसकी भी अच्छी खासी इंटरनल एनर्जी हो जाएंगी, और जितना टेम्परेचर बढ़ना था बढ़ जाए। यहाँ के बाद मामला अब तय होगा कि ये दोनों मटेरियल कैसा है। चाहे ये दोनों बॉल इलास्टिक हो, परफेक्टली इलास्टिक हो, दोनों बॉल परफेक्टली इन इलास्टिक हो, या दोनों बॉल इन इलास्टिक, टक्कर होने के दौरान ये पूरी यहाँ से यहाँ तक पूरी घटनाएं हो। अब यहाँ के बाद हम इधर ले ले, ठीक है। यहाँ के बाद हम यहाँ से कुछ जा सकता है संडे है। उसी को कॉपी कर लिया। अब यहाँ के बाद ये दोनों बॉडी की 3 स्थितियां हो सकती है। अब अगर ये दोनों बॉडी परफेक्टली इलास्टिक हुआ तो क्या बातें होंगी? आप लोग 10th क्लास में 9th क्लास में इलास्टिक इन इलास्टिक थोड़ा सा पढ़े होंगे। तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी वो होता है जो डिफॉर्मिंग फोर्स अगर लगा दें, पकड़ के दाब दें तो बॉडी डिफॉर्म हो जाए, और डिफॉर्मिंग फोर्स को हम हटा दें तो बॉडी बैक अपना ओरिजिनल शेप साइज में आए। After the removing of deforming force, if body regains its original shape and size, the body is called perfectly elastic. डिफॉर्मिंग फोर्स लगाया, बॉडी डिफॉर्म हो गया, और फिर जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दिए तो बॉडी परफेक्टली डिफॉर्म ही रह जाए, जरा भी रिगेन अपना शेप साइज ना करे, तो उसको हम परफेक्टली इन इलास्टिक कहते हैं। और जो पार्शियली रिगेन करता है ना, 100% पूरा रिगेन किया है ना, तो उसको हम इन इलास्टिक कहते हैं। अब बताओ इस केस में अगर ये दोनों बॉडी परफेक्टली इलास्टिक होगा तो क्या हो? ये बॉडी डिफॉर्म होना था, हो गया। और ये बॉडी अगर परफेक्टली इलास्टिक, अब यहां पर स्पीड है 7, यहां पर स्पीड है 7, ये दोनों बॉडी इलास्टिक है, परफेक्टली इलास्टिक है। तो ये जो डिफॉर्म हुआ है, ये अपना शेप को प्राप्त करने के लिए ये जो पार्ट है वो इधर फैलना चाहेगा। ये कौन सा फोर्स है? इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। और ये जो बॉडी बी है, जिसका ये वाला पोर्शन दब गया है, ये वाला पोर्शन दब गया है, ये अपने पोजीशन को रिगेन करने के लिए ये फैलेगा इधर। ये वाला फोर्स कौन सा फोर्स है? ये इंपैक्ट फोर्स नहीं है। इस दोनों फोर्स को बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स।
रीस्टोरिंग फोर्स। यहां जो फोर्स लगा है वो है इम्पैक्ट फोर्स। चलिए, तो ए जो है अपना पोजीशन को रिगेन करने के लिए बी पर एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है, और बी जो है वो अपना शेप को प्राप्त करने के लिए ए पे फिर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा है। अगर ये परफेक्टली इलास्टिक है तो क्या होगा भाई? फोर्स लगने से इसमें सेम डायरेक्शन में फोर्स लग रहे हैं तो इसमें एक्सेलरेशन होंगे, इसमें फोर्सेस लग रहे हैं तो ये रिटार्डेशन होंगे, जिसके कारण क्या होगा? तो इसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर वैसी होगी, बढ़ेगा, इसकी स्पीड बढ़ेगा, इसकी स्पीड फर्दर घटेगा, क्योंकि इस पर फोर्स मोशन के अपोजिट लग रहा है, इस पर फोर्स मोशन के लॉन्ग लग रहा है। तो 7 से इसका स्पीड मान लो 8 हो गया, और इसकी स्पीड 7 से घट के और 6 हो गई। अब बताओ इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 36, इसकी हो गई 84। टोटल कितने हो गए? 64 64। टोटल कितने हो गए? 100 जूल। 100 जूल। 100 जूल। क्या ये अभी पूरी तरह से अपना शेप को प्राप्त कर लिया है? नहीं सर। क्यों नहीं किया? क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग वाला काइनेटिक एनर्जी के इक्वल नहीं है। अभी भी डिफॉर्म्ड ही होगा, क्योंकि टोटल काइनेटिक एनर्जी जो था वो पहले था 116 जूल, अभी 100 जूल ही है। इसका मतलब जरूर इसके भीतर में काइनेटिक इंटरनल एनर्जी बढ़ा हुआ है। काइनेटिक एनर्जी का सम पार्ट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में भीतर घुसा हुआ है, जिसके कारण जरूर ये अभी भी डिफॉर्म्ड ही होगा। इसका मतलब अभी और डिफॉर्म होने के लिए ये अभी और फैलेगा, रीगेन करने के लिए भी और फैलेगा। तो ए जो है बी पर फर्दर फोर्स लगाएगा, बी जो है ए पर फर्दर फोर्स लगाएगा। फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसमें रिटार्डेशन होगा, इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ेगी और इसकी स्पीड घटेगी। इसकी स्पीड बढ़ के 8 से 9 हो जाएगा, इसका स्पीड घट के 6 से 5 हो जाएगा। 7 से बढ़ के 8 हुआ, 7 से घट के 6, 8 से बढ़ के 9 हुआ, 6 से घट के 5 हुआ। अब बताइए इसकी काइनेटिक एनर्जी 25 और 81। टोटल कितने हो गए? 106 जूल। 106 जूल। बंद कर दे। क्या अभी भी ये डिफॉर्म्ड है? देखेगा यस सर। अभी भी डिफॉर्म्ड है, क्योंकि टोटल एनर्जी इसकी होनी चाहिए थी 116, भी 106 ही पाया है। हम दिलचस्प नहीं ले रहे, समझ में तो नहीं आता, लेकिन अभी तक ये अलग नहीं होगा। हालांकि इसकी स्पीड 9 है, इसकी स्पीड 5 है, अभी भी अलग नहीं होगा। और जब ये दोनों एक दूसरे पर फर्दर फोर्स लगाएंगे, फोर्स के कारण इसमें एक्सेलरेशन होगा, इसमें रिटार्डेशन होगा, इसके कारण इसकी स्पीड बढ़ेगा, 9 से बढ़ के 10 हो जाएगा, इसका 4 हो जाएगा, इसका 5 से और घट के 4 हो जाएगा। अब इसकी काइनेटिक एनर्जी बोलिए 16, इसका हो गया 100। अब टोटल कितने हो गए? तो अलग 116 जूल। और फिर यहाँ के बाद ये दोनों अब फर्क हो जाए। फर्क होगा नहीं, ये अब 4 की स्पीड से कंटिन्यू चलता रहेगा, ये अपना जो है ये 10 की स्पीड से कंटिन्यू एक्सचेंज हो जाता है। और यहाँ पर उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 116 जूल पर। वेलोसिटी एक्सचेंज हो गई। तो आप देखो और बताओ, अभी हमने डील किया है परफेक्टली इलास्टिक के केस में। ये परफेक्टली
इलास्टिक केस डील किया है। बताइए तो क्या, अगर आप इस मोशन को गौर से देखो, यहां से यहां तक, और फिर यहां के बाद से यहां तक, फिर यहां के बाद से यहां तक, क्या काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड है? नहीं सर। काइनेटिक एनर्जी चेंज बिफोर द कोलिजन जो था, काइनेटिक एनर्जी आफ्टर जो कोलिजन था वो सेम है, सेम है। कंजर्व नहीं है। कंजर्व का मतलब होता है टकराने से पहले, टकराने के दौरान, टकराने के बाद कंटिन्यूस सेम रहना, सेम वो सेम नहीं है। नहीं। हाँ, इसी पीरियड को अगर हम नेग्लेक्ट कर दें, ये जो कोलिजन हुआ है, यहां से यहां तक कोलिजन हुआ है, देखो भाई यहां पर कोलिजन होना शुरू हुआ है और यहां तक ये इंटरेक्ट किया है, यहां तक इंटरेक्ट किया, यहां से यहां तक इंटरेक्ट किया है, फिर यहां अलग हुआ है, यहां अलग हुआ है, यहां से सटना शुरू हुआ और ये घटना घटी है और यहां का अलग हुआ। तो इस समय से इस समय तक बॉडी इंटरेक्ट ही करता रहा, इसको हम बोलेंगे पीरियड ऑफ कोलिजन। और इस ड्यूरिंग द कोलिजन काइनेटिक एनर्जी देखो किस तरह से चेंज हो रहा है। हम इसको हटाते हैं, डिफॉर्मिंग, इसको क्या बोले थे, रीस्टोरिंग फोर्स। अच्छा अब बताओ तो, अगर ये बॉडी परफेक्टली इलास्टिक नहीं होता, परफेक्टली इन इलास्टिक होता तो क्या? अपना शेप वापस नहीं रिगेन कर पाता। अगर ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता, ये परफेक्टली इन इलास्टिक होता, ये वाली जो रीस्टोरिंग फोर्स है, ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता। इसी फोर्स के लगने के कारण ये दोनों फर्क होना शुरू हुए और अपनी एनर्जी को प्राप्त किए हैं। ये वाली रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगेगा तो बॉडी इसी रूप में कंटिन्यू चलता रहे, बॉडी इसी रूप में कंटिन्यू चलता रहे। बॉडी इसी रूप में कंटिन्यू चलता रहे, बॉडी इसी रूप में कंटिन्यू चलता रहे। समझ में आया? मतलब कि टकराने के दौरान परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जब होगा तो टकराने के लिए तो टकरा जाएगा लेकिन अलग नहीं होगा। क्यों अलग नहीं होगा? क्योंकि टकराने के बाद जितना वो दबा, फिर वापस रिगेन करने के लिए जो रीस्टोरिंग फोर्स लगना चाहिए वो नहीं लगेगा, और वही रीस्टोरिंग फोर्स उसको सेपरेट करता है। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स नहीं लगने के कारण ये सेपरेट नहीं हो पाएगा। बॉडीज आफ्टर कोलिजन स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विथ कंबाइंड स्पीड। बॉडीज स्टिक टू ईच अदर, है ना, एंड मूव टुगेदर विथ कॉमन स्पीड, ड्यू, है ना, सिंस नो रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट, no restoring force act, hence body, है ना, bodies do not separate, बॉडी सेपरेट नहीं हो पाती। अब अगर ये परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक नहीं हो, जनरल कोलिजन हो, जिसको हमने इन इलास्टिक नाम दिया है, अगर वो होता है तो क्या होगा? माइनस सो बॉडी अपना
वापस से रिगेन कर लेगा स्टेट, बट उस मतलब प्रीवियस केस जैसा पूरा पूरी नहीं रिगेन कर पाएगा। तो क्या इस केस में रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा सर। लगेगा। इस केस में ये बॉडी क्या है? इनइलास्टिक है। इनइलास्टिक का मतलब हुआ ना ही परफेक्टली इलास्टिक ना ही परफेक्टली इनइलास्टिक। तो बॉडी जो है वो थोड़ा सा अपने पोजीशन को रिगेन करेगा, थोड़ा सा ये जो बॉडी जितना दबा हुआ है ये थोड़ा सा फैलेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। ये भी बॉडी थोड़ा सा फैलेगा, इस पर फोर्स लगाएगा। फोर्स तो लगा, अगर फोर्स लग गया इसका मतलब एक्सेलरेट होगा और ये रिटार्ड होगा। और अगर ऐसा हुआ तो इसकी स्पीड क्या होंगी? इसकी स्पीड क्या होंगी? 8 मीटर पर सेकंड। और इसकी स्पीड 6 मीटर पर सेकंड, है ना? इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? 36। इसकी हो गई 64। टोटल काइनेटिक एनर्जी 100। और अगर मान लो कि बॉडी बहुत मतलब कि ज्यादा इनइलास्टिसिटी लिए हुए है और बॉडी यहीं पर तक फैल, तो यहीं तक फैलने के बाद बॉडी और अपना शेप को रिगेन नहीं करेगा, और चूंकि स्पीड इसकी डिफरेंट है तो ये डिफॉर्म्ड स्टेट में ही कंटिन्यू मूव करता जाए, डिफॉर्म्ड स्टेट में ही कंटिन्यू मूव करता है और दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसकी स्पीड 8 ही रह जाएगा, इसकी स्पीड 6 ही रह जाएगा। बॉडी डिफॉर्म्ड ही स्टेट में रहेगा, इसकी इंटरनल एनर्जी पहले के से थोड़ी सी ज्यादा होंगी, इसकी टेम्परेचर पहले से ज्यादा होंगी और इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी 100 जूली होंगी, लेकिन दोनों बॉडी सेपरेट हो जाए। ठीक है? या तो इस स्टेट में सेपरेट हो जाए या इस स्टेट में सेपरेट हो जाए। ये वाली स्टेट नहीं आएगी। ये वाली स्टेट आने के लिए उसको परफेक्टली इलास्टिक या तो पहले स्टेट में सेपरेट हो जाए, नहीं तो दूसरे स्टेट में सेपरेट हो जाए। ये अगर इसी स्टेट में सेपरेट हो गया इसका मतलब वो परफेक्टली इलास्टिक नहीं है। ये हुआ कोलिजन के दौरान होने वाली घटनाओं के बाद जो असर होता है। तो इस केस में बॉडी सेपरेट हुआ, है ना? बॉडी सेपरेट and move with different speed. बॉडी की टेम्परेचर बढ़ जाएंगी, बॉडीज रिमेन डिफॉर्म, टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज्ड। अच्छा बताओ, तो ये तीनों केस में किस केस में टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेगा बॉडी का? परफेक्टली इलास्टिक के केस में? परफेक्टली इलास्टिक में तो बॉडी की इंटरनल एनर्जी तो रिगेन हो गया ना। परफेक्टली इनइलास्टिक? परफेक्टली इनइलास्टिक केस में टेम्परेचर सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि उसी केस में इंटरनल बॉडी तो डिफॉर्म का डिफॉर्म ही रह गया। इस केस में सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी लॉस होगा।
सर परफेक्टली इनइलास्टिक। परफेक्टली इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस सबसे ज्यादा। किस केस में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होगा। हालांकि दौरान कुछ कुछ लॉस हुए हैं, लेकिन वापस से वो फिर रिगेन कर लिया है। इस केस में टेम्परेचर बॉडीज की सेम रहेंगी। परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक में टेम्परेचर सेम रहेगा। अब बताइए, इन तीनों कोलिजन में से किस केस में लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा? सब में रहेगा। सब में रहेगा। सब में रहेगा। लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन ऑल दी कोलिजन, क्योंकि हमने कोई बाहर से फोर्स नहीं लगाया। अगर दोनों बॉल को हम एज ए सिस्टम कंसीडर कर रहे हैं, तो जो भी घटनाएं घटी हैं आपस में दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा के करे हैं। हमने बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाया, और इसलिए लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड इन ऑल दी केसेस। ठीक है। तो कोलिजन में सबसे जो फंडामेंटल चीज था वो यही है जो अभी हमने डील किया है, कोलिजन के दौरान होने वाली घटनाएं। बाकी तो मैथमेटिक्स है, वो सब तुम जानते हो। मैं थोड़ा सा उसके बारे में, चलिए। हम यहाँ पर जो भी डील किए हैं हेड ऑन कोलिजन। हेड ऑन कोलिजन को वन डायमेंशनल कोलिजन भी कहते हैं, 1D कोलिजन, क्योंकि एक ही लाइन में रहता है। ठीक है। थोड़ी सी फंडामेंटल बात, मैं यहाँ जो भी रिजल्ट आए हैं वो मैं यहाँ बताता हूँ। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इन इलास्टिक, और ये है इन इलास्टिक। कंजर्व्ड होगा नहीं होगा, बोलो भाई। होगा। कंजर्व्ड होगा। इस केस में होगा। होगा। इस केस में होगा। इसमें भी होगा। चलिए आगे बात करेंगे। क्या इस केस में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व्ड होगा? नहीं सर। नॉट कंजर्व्ड। इसमें भी नहीं। किताब में जब आप पढ़ोगे ना तो वहां पर मिलेगा आपको लिखा होगा कंजर्व्ड कंजर्व्ड। अगर कोलिजन कोई पढ़ लिया है बच्चा तो उसको, वेदांत शायद आप फिनिश कर लिए कोलिजन? हाँ सर करा था, बट अभी याद नहीं है सही से। ये प्रिंसिपल है तो ये प्रिंसिपल को भुलाना का तो बात ही नहीं उठती। प्रिंसिपल कुछ इस तरह से दिमाग में बैठने चाहिए फिजिक्स के, जैसे कि आप अपना नाम याद रखते। इनफैक्ट कि अपना नाम भूल जाओ, प्रिंसिपल नहीं भूलना। तो जैसा कि मैं ज्यादातर किताबों में देखता हूँ तो सब में लगभग लिखा रहता है काइनेटिक एनर्जी इन इलास्टिक कोलिजन कंजर्व्ड, इस दोनों में कंजर्व नहीं, इस दोनों में, इसमें कंजर्व लिखा है। लेकिन सही बात यह है कि कंजर्व किसी केस में नहीं होते। हाँ, यहाँ पर एक बात हम फिर लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी बिफोर और काइनेटिक एनर्जी आफ्टर ये सेम रहते, इसमें कोई डाउट नहीं। कंजर्व क्यों नहीं होते? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग जो है
वो सेम नहीं है ना। इस केस में क्या होगा, इस केस में V4 ज्यादा होगा, V4 ज्यादा होगा, इसको हटा देते हैं डूरिंग का। तो और इस केस में आफ्टर ज्यादा होगा। सेम। काइनेटिक एनर्जी लॉस क्या होगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी 0, 0। इसमें लॉस होगा, हम्म इसमें भी लॉस होगा। ठीक है, लॉस का हम एक रेडीमेड फॉर्मूला दे देते हैं, याद रखना है। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, लॉस का मतलब क्या हुआ, लॉस का मतलब हुआ टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर जो था माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ। और इसका फॉर्मूला होता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। ये कैसे आता है आगे अभी हम लोग जब डिराइव करेंगे तो वो खुद ब खुद समझ लोगे। डिराइव करने के बावजूद भी हमको ये फॉर्मूला याद रखना चाहिए न्यूमेरिकल को फास्ट बनाने के लिए। ठीक है, और यही फॉर्मूला इस केस में क्या हो जाएगा, लॉस, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, यही फॉर्मूला फिर लगेंगे। टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कितना है, माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कितना है, अगर किसी तरह निकाल पाए तो घटा लो, आंसर आ जाए। और इसमें लॉस जो है वो होता है हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, ई को कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अब ये क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। रेस्टिट्यूशन, यहाँ ई का वैल्यू है ना 0 से, ई का वैल्यू इस केस में 0 से 1 के बीच में होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। इस केस में ई का वैल्यू एग्जैक्टली 0 होता है, इसमें ई का वैल्यू 1 होता है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है ना, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में 1 होता है, परफेक्टली उल्टा लिख दिए, उल्टा लिख दिए। विधान क्या क्या गलती किए, उल्टा लिख दिए। यहाँ पर तो फॉर्मूला वही है, फॉर्मूला वही है। सर ये वाला कोफिशिएंट इधर आ जाएगा और E0 इधर आ जाएगा ना। हाँ वही, तो फॉर्मूला में भी एक छोटा सा चेंज आएगा, यहाँ हो जाएगा हाफ m1 m2 बाई m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 होल स्क्वायर। ई का मान यहाँ पे परफेक्टली लास्ट इन इलास्टिक है ये, तो परफेक्टली इन इलास्टिक में ई का मान 0 ले, और यहाँ पे 1 माइनस ई स्क्वायर होगा, और ई की जो वैल्यू होगी वो ई की वैल्यू इसमें 0 और 1 के बीच में। ठीक है, और कुछ बातें हमने क्या निकाला था, चौथा पॉइंट, बॉडीज सेपरेट आफ्टर कोलिजन।
कोलिजन के बाद बॉडी सेपरेट हो जाते हैं, है ना आइनश? यस सर। इस केस में क्या होंगे? बॉडीज स्टिक एंड मूव टुगेदर, यही हुआ था ना इस केस में? हाँ सर। और इस केस में बॉडीज सेपरेट हो गए थे। यस सर। और क्या निकाले थे? टेम्परेचर क्या रहेंगे? सेम टेम्परेचर सेम। इस केस में Different. टेम्परेचर इंक्रीज स्लाइटली, और इस केस में भी टेम्परेचर इंक्रीज रहे। हम्म, उसके बाद नो डिफॉर्मेशन, नो क्या बोलते हैं उसको, परमानेंट डिफॉर्मेशन, नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन। जो मैंने अभी डिमोन्स्ट्रेशन कराया उसके आधार पर जो चीजें निकल के आई वो सारी चीजें मैंने यहाँ नोट की। ठीक है, किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो मैं एक्सप्रेशन लिखने के लिए बोलूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस ऑफ हेड ऑन कोलिजन। सारे प्रिंसिपल अब पता है, उसी प्रिंसिपल्स को लगाना है। पहली बात, 1 मिनट थोड़ा सा मैं आपको नोट कर लेते हैं। टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू कोलिजन, आज के बाद से अगर आपको कहीं भी कोलिजन के प्रॉब्लम्स मिलते हैं तो आप ये सारे प्रिंसिपल लगाओ, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। पहला, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। कंजर्वेशन। ठीक है, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। सिस्टम का लगाना है। सिस्टम मतलब जो दो कोलाइडिंग बॉडी, दो है ना, ऑफ सिस्टम इन विच ना कोलाइडिंग बॉडीज मूविंग कोलाइडिंग बॉडी। चलो हम अभी रहने देते हैं। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन तब लगता है जब एक्सटर्नल फोर्स 0 हो, और एक्सटर्नल फोर्स लगा कि नहीं लगा वो सिस्टम जब हम कंसिडर करते हैं उससे तय होता है। ये सारी प्रिंसिपल्स मैं आपको बताया हुआ हूँ, अभी आप प्रिंसिपल नोट कर लो। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। दूसरा हम यूज करेंगे न्यूटन्स इंपेरिकल फॉर्मूला। न्यूटन्स इंपेरिकल फॉर्मूला जो ये बताता है ये कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, रिलेटिव वेलोसिटी
of approach is equal to E times relative velocity of acceleration. ठीक है, इसको हम फॉर्मूला बेस्ड कर देते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या होगा? u1 minus u2 is equal to e into v1 minus v2. v1 minus v2 होगा v2 minus v1 सर. तो पीछे वाला उलटेगा ना, पीछे वाले का अप्रोच है ना, अप्रोच है तो u1 माइनस u2, पीछे वाले का स्पीड ज्यादा होता है और टकराने के बाद v2 माइनस u2. ये हेड ऑन कोलिजन की बात है. ये लगेंगे हमेशा वेलोसिटीज along the force of impact. Force of impact. इसी फॉर्मूला को हम लिखते हैं ऐसे. एक मिनट ठहरो सर, एक कुछ फॉर्मूला ये लग रहा है. वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन यस इक्वल टू ई टाइम्स वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. मुझे ई पहले लिखना था, यस क्योंकि बाद में ये लिख दिए. ई में अप्रोच लगते हैं तो ये उलट जाएंगे. क्या हो जाएगा बताओ? सेपरेशन है ना, तो v2 minus v1 is equal to e times u1 minus u2. e बराबर क्या हो जाएगा? v2 minus v1 by u1 minus u2. वेक्टर फॉर्म से हट गया ये, है ना वेदांत? वेक्टर फॉर्म से क्यों हट गया वेदांत? डिवीजन में चला गया. हाँ, डिवीजन में वेक्टर फॉर्म नहीं लिख सकते इसमें, लेकिन मेन फॉर्मूला ये है. ई को कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कहते हैं. लेकिन इस फॉर्मूला को लगाने का शर्त याद रखिए कि जो सारे वेलोसिटीज हैं वो हमेशा फोर्स ऑफ इंपैक्ट के अलोंग में लेंगे. और ई का मान एग्जैक्टली 1 होता है फॉर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन. ई का मान 0 होता है फॉर परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. और ये बिटवीन 0 एंड 1 फॉर जनरल इनइलास्टिक. ये दो को फॉर्मूला लगाकर जनरली सारे प्रॉब्लम सॉल्व. तो सर इसमें हाँ सर वेक्टर फॉर्म हट गया तो मतलब सर वेलोसिटी का सर बस मैग्नीट्यूड लिखना है मुझे यहाँ पे. नहीं, वेक्टर फॉर्म हट गया, मजबूरी है क्योंकि डिनोमिनेटर में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन वाइज सारा बात करेंगे. u1 u2 v1 v2 डायरेक्शन के साथ, है ना. डायरेक्शन का मतलब रहेगा यहाँ पे अपोजिट है तो माइनस लेंगे, सेम डायरेक्शन है तो प्लस. तीसरा है कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी. कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी यूज करेंगे. कॉन्सेप्ट ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या है? तो फॉर इलास्टिक कोलिजन और परफेक्टली इलास्टिक 0 e बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर बराबर टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर. हम ये इक्वेशन बना सकते हैं इसको यूज कर. दूसरा लॉस इन काइनेटिक एनर्जी
half m1 m2 by m1 plus m2 u1 minus u2 whole square 1 minus e square. ठीक है, ये लगा सकते इन अदर इन इलास्टिक कोलिजन, बाकी सब इन इलास्टिक कोलिजन्स में हम काइनेटिक एनर्जी का ये प्रिंसिपल लगा सकते। तो ज्यादातर सवाल इसी 3 प्रिंसिपल को यूज करके हम कोलिजन का सॉल्व करते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला, और मैक्सिमम 95% क्वेश्चन आपके पहले 2 से सॉल्व हो जाएंगे। कभी कभी कोई सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कॉन्सेप्ट को हम यूज, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायरिंग आ जाता है, हाफ mv स्क्वायर आ जाता है, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने की संभावना बढ़ जाती है और कैलकुलेशन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। लेकिन पहला 2 में सिंपल कोई भी स्क्वायरिंग नहीं है तो इजीली कैलकुलेट हो जाते हैं, रिजल्ट एक ही आते हैं। ठीक है, और चौथा नोट कर लो, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन ये भी सिस्टम का, ये चूंकि अभी हम पढ़े नहीं है, लेकिन ये हम तब लगाएंगे जब रिजिड बॉडीज कोलिजन, रिजिड बॉडीज कोलिजन, जैसे रॉड का स्फीयर के साथ, है ना, या स्फीयर का पार्टिकल के साथ, या रॉड का पार्टिकल के साथ, तो ऊपर तीनों लगेंगे और साथ में एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। तो अभी ये वाली नहीं मिलेंगी, चौथी वाली, अभी पहला 3 से ही हम लोग सारे काम। ठीक है, तो सारे प्रिंसिपल तैयार हो गए, सारे कॉन्सेप्ट तैयार हो गए, बाकी सारे आपको पढ़ा हुआ है। अभी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, कुछ इसके फॉर्मूले बनते हैं उसको हम याद रखेंगे और इसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक, वी विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास एनालिसिस के साथ। सर